तो गाइज आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस। तो सबसे पहले ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है 75% केसेस में। अगर आपने जेनेटिक्स पढ़ा है पैथो में तो बेसिक पता होगा कि ना ऑटोसोमल डोमिनेंट या ऑटोसोमल रिसेसिव हम बोलते क्यों है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट हम बोलते हैं इसलिए क्योंकि ना ये जनरली होता है मेम्ब्रेन के डिफेक्ट की वजह से, किसी मेम्ब्रेन डिफेक्ट या प्रोटीन मीडिएटेड के डिफेक्ट से होने वाले को डिसीज को जैसे कि ऑटोसोमल डोमिनेंट बोलते हैं। अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट किसी मेम्ब्रेन डिफेक्ट को बोलते हैं तो हम रिसेसिव या एक्स लिंक किससे बोलेंगे। तो जनरली किसी एंजाइम के डिफेक्ट की वजह से उसको ऑटोसोमल डोमिनेंट रिसेसिव बोला जाता है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट का केस आया कभी भी तो मान लेना कि ना ये जनरली हो रहा है किसी मेम्ब्रेन डिफेक्ट की वजह से, जैसे कि ये हेरिडिटरी स्पेरोसाइटिस होता है आरबीसी मेम्ब्रेन के डिफेक्ट की वजह से उसका शेप चेंज हो जाता है, तो उसी वजह से उसको बोलता है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। तो हेरिडिटरी स्पेरोसाइटिस का केसेस में। और इसकी हम पैथोजेनेसिस की अगर बात करें, पैथोजेनेसिस, हाँ चलो इसकी पैथोजेनेसिस की पढ़ते हैं हम। सबसे पहले मान लो कि आरबीसी मेम्ब्रेन है, आरबीसी मेम्ब्रेन, आरबीसी का शेप होता है बाइकॉन्केव, आपको सबको पता होगा। और समझो कि इसको बाइकॉन्केव शेप इसको मेंटेन करना होता है। इसके मेंटेन करते मेनली जनरली कुछ प्रोटीन रहते हैं जैसे कि स्पेक्ट्रिन, अनकायरिन, ग्लाइकोपोरिन। अगर उनमें कुछ म्यूटेशन हो गया तो आरबीसी अपना बाइकॉन्केव शेप लूज कर देती है और ना एक साइनोसाइलोइड सॉलिड के फॉर्म में आ जाती है। तो वही वाला डिटेल में पढ़ना है हमको, मेंटेन बाय इंटरेक्शन बिटवीन। समझो कि आरबीसी मेम्ब्रेन के कुछ प्रोटीन है और समझो ये स्पेक्ट्रिन है। सबसे पहला है स्पेक्ट्रिन। स्पेक्ट्रिन होता है 2 चेन से, 2 चेन, एक होता है अल्फा और बीटा। अगर समझो इसमें कुछ म्यूटेशन आ गया, म्यूटेशन प्रोड्यूस, समझो इसमें कुछ म्यूटेशन आ गया और ना इसने अपना शेप चेंज कर देता है। जैसे कि मेनली समझो कि हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस में स्पेक्ट्रिन में म्यूटेशन हो गया तो मोस्ट सीवियर हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस देखने मिलेगा। तो सीवियर डिफेक्ट कॉज करेगा, सीवियर डिफेक्ट हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस। और कुछ मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन्स है, मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन्स। अगर इसकी बात करें, सबसे पहले जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखा होगा कि बैंड फॉर्म में कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, बैंड जैसे कि 3, 4.1 या 4.2 एक्टिन होता है प्रेजेंट, अनकायरिन और होता है ग्लाइकोपोरिन। तो ये कुछ प्रोटीन्स है। सबसे पहले समझो कि एक्टिन की बात करें तो ये मोस्ट कॉमन प्रोटीन है जो डिफेक्ट होगा हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस, मोस्ट कॉमन प्रोटीन डिफेक्ट इन हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस। और ग्लाइकोपोरिन ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है इन आरबीसी और नेवर अफेक्टेड इन हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस। हाँ मेनली अब देखो एक स्पेक्ट्रिन, एक अनकायरिन और ग्लाइकोपोरिन के ऊपर। अनकायरिन एक ऐसा प्रोटीन है जो मोस्टली कॉमनली इफेक्ट होता है हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस में। अगर स्पेक्ट्रिन इफेक्ट हो गया तो मोस्ट सीवियर डिफेक्ट कॉज कर सकता है हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस में। अगर ग्लाइकोपोरिन कभी इफेक्ट नहीं होता हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस में, पर मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है आरबीसी में। तो ये पे 3 एमसीक्यू क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले अगर ना हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस में आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि ना सबसे पहला कौन सा प्रोटीन है जो सीवियर डिफेक्ट कॉज करेगा, तो आपका आंसर होगा स्पेक्ट्रिन। अगर ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो मोस्ट कॉमनली इफेक्ट होता है, आपका आंसर है अनकायरिन। अगर ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो कभी इफेक्ट नहीं होगा, तो आपका आंसर आएगा ग्लाइकोपोरिन। और ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो मोस्ट अबंडेंट होता है आरबीसी में, तो उसका आंसर भी है ग्लाइकोपोरिन। अगर इनकी म्यूटेशन में कुछ हो गया, समझो कि ये हो गया म्यूटेशन, म्यूटेशन ऑफ अबव प्रोटीन्स, इनमें कुछ म्यूटेशन हो गया, सबसे पहले ये अनस्टेबल हो जाएगा आरबीसी। इंटरेक्शन से चल रहा है कि आरबीसी का शेप बाइकॉन्केव है, तो सबसे पहले इसके शेप पे इफेक्ट करेगा, अनस्टेबल ऑफ आरबीसी मेम्ब्रेन। अब मेम्ब्रेन में कुछ अनस्टेबल है तो मेम्ब्रेन अपना जो शेप है वो लूज कर देगा और स्पेरिक शेप बन जाएगा, क्योंकि आरबीसी अज्यूम स्पेरिकल शेप। अगर शेप उसने चेंज कर लिया तो उसका जो मेन सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशियो वो भी कम हो जाएगा। बाइकॉन्केव शेप जैसे कि बड़ा होता है, उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। अगर जैसे ही वो कुछ
सिनुसॉइडल शेप में ऐसे हो जाएगा कुछ, तो इसका सरफेस वॉल्यूम भी रेशियो कम हो जाएगा और ना अपना हाँ सरफेस वॉल्यूम रेशियो कम हो जाएगा और इसका जो सरफेस है वो गिर जाएगा और वॉल्यूम भी गिर जाएगा। तो मीन सरफेस वॉल्यूम रेशियो डिक्रीजेस। ऐसा होता है जब भी ये आरबीसी जो स्पेरिकल शेप में वो स्पिन के थ्रू पास करेगा तो स्पिन में ट्रैप हो जाएगा और ना साइनोसॉलिड्स में स्पिनिक साइनोसॉलिड से कन्वर्ट में ना डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर उसका जो लाइफ स्पैन है वो 120 डेज से लेके 10 to 20 डेज में आ जाएगा, मतलब इसका लाइफ स्पैन गिर जाएगा एकदम। तो ट्रैप्ड इन स्पेनिक साइनोसॉलिड्स, अब इसमें ट्रैप हो जाएगा जैसे स्पिन में तो डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, गेट्स डिस्ट्रॉयड। अब जो डिस्ट्रॉयड होगा इसका आरबीसी का लाइफ स्पैन है, आरबीसी लाइफ स्पैन डिक्रीजेस 10 to 20 डेज। तो अगर नोट की बात है तो जनरली आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। आरबीसी लाइफ स्पैन 120 डेज, अब 120 डेज से गिर के वो डायरेक्ट हो जाएगा 10 to 20 डेज। तो क्या है ये, अगर हाँ जनरली ये कहाँ हो रहा है, स्पिन में हो रहा है, मतलब ये कौन सा टाइप का इंट्रावास्कुलर मतलब कौन सा टाइप का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, एक्स्ट्रावास्कुलर हिमोलाइसिस, एक्स्ट्रावास्कुलर हिमोलाइसिस। तो ये चीजें याद रखनी है। सबसे पहले हमने देखा स्पेक्ट्रिन, अनकारिन और ग्लाइकोपोरिन, इनमें से कुछ म्यूटेशन हुआ और ना अबो म्यूटेशन ऑफ प्रोटीन की वजह से आरबीसी अनस्टेबल हुई। जैसे आरबीसी अनस्टेबल हुई तो आरबीसी ने जो है स्पेरिकल शेप अज्यूम कर लिया, उसने अपना मेन सरफेस और वॉल्यूम रेशियो कम हो गया। तो जब भी ये स्पिन में पास करेंगे स्पिन में डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। जैसे स्पिन में डिस्ट्रॉय हो जाएगा उसका लाइफ स्पैन भी 10 to 20 डेज तक 20 डेज पे आ जाएगा 120 से। तो फिर ना उसको मतलब ये हो रहा है स्पिन में तो इसको बोलेंगे, नाम देंगे एक्स्ट्रावास्कुलर हिमोलाइसिस। हाँ, तो एक और इसमें पॉइंट बताना रह गया, जैसे स्पेक्ट्रिन है, स्पेक्ट्रिन हेरेडिटरी पैरासाइटोसिस में सबसे कॉमन इफेक्ट होने वाले प्रोटीन है जो अनकारिन है। स्पेक्ट्रिन जो है वो मोस्ट कॉमन इफेक्टेड प्रोटीन इन हेरेडिटरी इलिप्टोसाइटोसिस। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, हेरेडिटरी इलिप्टोसाइटोसिस, तो हेरेडिटरी इलिप्टोसाइटोसिस में सबसे पहले अपना अनकारिन इफेक्ट होगा और इलिप्टोसाइटोसिस में स्पेक्ट्रिन मोस्ट कॉमनली इफेक्ट होगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की ओर, तो सबसे पहले क्लिनिकल फीचर्स देखना है। आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला है कि पिछली वीडियो में कि ना जब भी हीमोरेटिक एनीमिया होगा या तीन चीजें मिलेंगी अपने को। सबसे पहले एक मिलेगा पैलर या जॉन्डिस और स्पिनोमेगाली, तो ये ट्रायड हो गया। और इसके साथ मिलेगा इंक्रीज इन रिस्क ऑफ गॉलस्टोन्स। इसको जनरली क्लिनिकल फीचर्स है। और इसके हमें मेनली मिलेंगे दो कॉम्प्लिकेशंस में हमें मिलेंगे क्राइसिस होते मेनली दो टाइप के क्राइसिस मिलेंगे अपने को। सबसे पहले क्राइसिस में मिलेंगे एक प्लास्टिक क्राइसिस। इसमें हमें जनरली मिलेगा ड्यू टू पारोवायरस B19 इन्फेक्शन की वजह से। और एक आता है हीमोलाइटिक क्राइसिस, ये जनरली देखने मिलता है ड्यू टू EDV इन्फेक्शन। तो ये दो टाइप के क्राइसिस है। तो इसके बाद हमें पढ़ना है इन्वेस्टिगेशन। ये इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले पेरिफेरल ब्लड, इसकी बात करें इसमें मिलेगा हीमोलाइटिक या हीमोग्लोबिन कम, TLC या प्लेटलेट काउंट और MCV, MCH, ये सारी चीजें नॉर्मल। पर इसमें MCSC जो है उसका लेवल बढ़ जाएगा। नॉर्मली MCSC का लेवल होता है 33 to 37 ग्राम पर DL। 33-37 जनरली इसका रेट होता है MCSC का।
अब जनरली एमसीएससी इसमें बढ़ता क्यों है? अगर सबसे पहले मान लो कि ना इसमें जब भी एक आरबीसी का स्फेरिकल मतलब बाइकॉन्केव शेप है, इसमें सोडियम और ना वाटर लूज हो जाएगा, सोडियम लूज हो जाएगा और उस जगह ना सोडियम ऑक्यूपाई कर लेगा। सोडियम जैसे ऑक्यूपाई करेगा, सोडियम के साथ वाटर भी आता है, ये नॉर्मल 12th का कंसेप्ट है। अगर जब भी सोडियम लूज कर देगा और H2 सोडियम और H2 लूज हो जाएगा, इसलिए डिहाइड्रेशन आ जाएगा। डिहाइड्रेशन जिस जगह समझो कि ना पोटेशियम लूज हो रहा है और सोडियम ऑक्यूपाई कर रहा है, सोडियम के साथ ना वाटर भी ऑक्यूपाई करेगा। जैसे वाटर ऑक्यूपाई करेगा मतलब जब भी डिहाइड्रेशन केस होगा तो वाटर ऑक्यूपाई कर लेगा और ना इसलिए सोडियम या पोटेशियम और H2 लूज हो जाएगा, तो डिहाइड्रेशन का केस है। और फिर जब भी सोडियम ऑक्यूपाई होगा तो उसके साथ वाटर भी ऑक्यूपाई होगा, इसलिए फिर ना वो स्वेल कर जाएगा, तो इसलिए हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो डिहाइड्रेशन का कॉज करेगा पोटेशियम और पोटेशियम और H2 लूज होने की वजह से, इसलिए हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा। अब इसमें बात करें रेटिक काउंट की ओर, रेटिक काउंट, तो रेटिक काउंट बढ़ जाएगा और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन देखने मिलेगा। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन देखने इसलिए मिलेगा कि ना आपको मैंने बताया होगा कि पिछले वीडियो में कि जब भी हीमोलाइसिस होता है, जब भी आरबीसी ब्रेक होती है तो बिलिरुबिन प्रोड्यूस होता है। बिलिरुबिन प्रोड्यूस होने से अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल है वो बढ़ जाएगा, इसलिए हमें जॉन्डिस भी इसमें देखने मिल सकता है। तो समझो कि जॉन्डिस जब भी ना बिलिरुबिन का लेवल बढ़ेगा तब जॉन्डिस हो जाएगा। और इसकी समझो कि एक नोट लेता हूं जो कि मोस्ट कॉमन नोट है, ये जो स्पेरोसाइटोसिस है, स्पेरोसाइटोसिस जनरली हमें हेरिडिटी स्पेरोसाइटोसिस में देखने मिलता है और ALHA में देखने मिलता है, बर्न्स और कोई भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के रिएक्शंस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस, इन केसेस में ये मिलता है। अब अभी हम कभी भी देखें तो स्पेरोसाइटोसिस है वो जनरली हमें कौन से इसमें सबसे ज्यादा मिलेगा? तो हेरिडिटी स्पेरोसाइटोसिस इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है ऑटोहिमोलिटिक हेरिडिटी अनीमिया, हिमोलिटिक अनीमिया। तो मोस्ट कॉमन कॉज है ऑफ स्पेरोसाइटोसिस, स्पेरोसाइटोसिस इसका। तो ये पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं ऑस्मोटिक फर्टिलिटी टेस्ट पर। सबसे पहले अपने को टेस्ट देखना है, मेनली समझो कि आप इंटर्न हो, सबसे पहले आपको सैंपल लेना है। तो सैंपल आप किसका लोगे? सबसे पहले लेना है हिपेराइज ब्लड का सैंपल लेना है। तो हिपेराइज्ड ब्लड कलेक्टेड, हिपेराइज्ड ब्लड कलेक्टेड इन ग्रीन कैप कंटेनर या वैक्यूलेटर। तो हाँ, सबसे पहले लेना आपको हिपेराइज्ड ब्लड कलेक्ट करना है ग्रीन कैप के वैक्यूलेटर में। अब इसका मेनली प्रिंसिपल क्या है समझो कि ना, अब नॉर्मल आरबीसी है, ये अपना नॉर्मल आरबीसी है। नॉर्मल आरबीसी होता है आइसोटोनिक होता है आरबीसी और 0.9% NaCl के साथ। जो ये मैं ड्रॉ करता हूँ आरबीसी, ये अपना नॉर्मल आरबीसी है, 0.9% इसका NaCl, हाँ आइसोटोनिक विद 0.9% NaCl। अब जैसे ही ये सस्पेंड होगा NaCl, मतलब NaCl का लेवल जैसे ही कम होगा, सस्पेंडेड इन रिड्यूसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl। अब जैसे NaCl का ऑस्मोटिक मतलब आइसोटोनिक का लेवल कम होगा तो इसमें जो है वाटर का इनफ्लक्स हो जाएगा, H2O इनफ्लक्स। अब जैसे H2 इनफ्लक्स होगा तो ये स्वेल हो जाएगा। जैसे स्वेल अप होगा तो कुछ बाइकॉन के भी कुछ ये शेप देखने मिलेगा अपने को, स्वेल्स अप। और जैसे ये स्वेल होगा तो ये रप्चर हो जाएगा, एक टाइम पीरियड आएगा जहाँ पे रप्चर होगा। तो आरबीसी रप्चर।
तो ये कंडीशन है। सबसे पहले देखा आपने कि ना प्रिंसिपल पे, जैसे कि नॉर्मल आरबीसी है जो आइसोटोनिक है 0.9% NaCl है उसका, जैसे ही अपना NaCl का रिड्यूसिंग कॉन्सेंट्रेशन पे आएगा, NaCl का कॉन्सेंट्रेशन आइसोटोनिक लेवल लूज कर देगा, तो उसमें वो H2O का इन्फ्लक्स हो जाएगा, मतलब वाटर भर जाएगा। जैसे ही वाटर भरेगा तो स्वेल अप हो जाएगा, जैसे ही स्वेल अप हुआ तो आरबीसी का रप्चर हो जाएगा। अब स्पिरोसाइटोसिस के केस में मान लो कि ये स्पिरोसाइटोसिस है आरबीसी, ये अपना है स्पिरोसाइटोसिस या स्पिरोसाइटोस। अब स्पिरोसाइटोसिस में केस में जैसे ये फर्जाइल है काफ़ी, इससे जैसे ये फर्जाइल है तो इसमें जो वाटर का लेवल है वो काफ़ी आसानी से इन्फ्लक्स हो जाएगा। जैसे ही वाटर का इन्फ्लक्स इसमें हुआ, स्वेल्स इजीली हो जाएगा, स्वेल्स अप इजीली। अब जैसे ये स्वेल होगा तो ये भी एक टाइम पीरियड पर रप्चर कर जाएगा, तो वापस इसमें भी आरबीसी रप्चर हो जाएगा। अब मेनली जैसे कि नॉर्मल आरबीसी का लेवल है वो 0.9% आइसोटोनिक होता है, तो अपना लेवल से गिर के 0.5% पे जब आएगा तो रप्चर करना शुरू कर जाएगा और ख़त्म कंप्लीटली होगा 0.3% पर। तो मैंने ये डायग्राम लिया है, आपको डायग्राम दिखाना चाहूँगा मैं हर्षमोहन में से, जैसे कि ये अपना डायग्राम है। तो डायग्राम में से सबसे पहले आपने देखा होगा आपने, ये नॉर्मल आरबीसी का रेशियो है। यहाँ पे आरबीसी का रप्चर शुरू हो रहा है 0.5% से, फिर आरबीसी का जो कंप्लीट हो रहा है वो 0.3% पर। अब हेरेडिटरी स्पिरोसाइटोसिस में केस में कैसा होगा, ये रप्चर करना शुरू कर जाएगा 0.5 के पहले ही, 0.5 के पहले ही रप्चर करना शुरू कर देगा। और ना ये कंप्लीट मतलब ना ये जो जिसका कर्व दिख रहा है आपको वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ये स्पिरोसाइटोसिस मतलब 0.5 के या 0.6 में ही शुरू हो जाएगा ये, और जो नॉर्मल आरबीसी है वो 0.5 पे आके रप्चर करेगा। तो ये जो मतलब जनरली जो नॉर्मल आरबीसी का रेट है और जो स्पिरोसाइटोसिस रेट है, ये नॉर्मल आरबीसी है और ये स्पिरोसाइटोसिस है, तो इसमें जो है कर्व जो है वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगी। और ऐसे कौन सी कंडीशन है जहाँ पे ना कर्व जो है लेफ्ट साइड में शिफ्ट होती है, वो जैसे कि सिकल सेल एनीमिया और थैलासीमिया, इसमें टारगेट सेल और सिकल सेल मिलते हैं। तो ये मैंने डायग्राम लिया जनरली हर्षमोहन से। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार, ये आरबीसी लाइसिस क्यूर में ये स्टार्ट होता है एट 0.5% NaCl में, और इसका रप्चर कंप्लीट होता है एट 0.3% NaCl में। ये कैसे, उसके बाद ये जो यह देखा आपने जहाँ पे आरबीसी इजीली रप्चर होता है, आरबीसी रप्चर्स इजीली। तो इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो जनरली ये लाइसिस स्टार्ट अर्लियर बिफोर 0.5% NaCl, और कर्व जो है शिफ्ट्स टू राइट। आपको मैंने पहले ही बोला है कि ना जो कर्व जो लेफ्ट कब शिफ्ट होगा आरबीसी में से कि। अब ये कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है, अगर हमको कंफर्म करना है तो कराना पड़ेगा इमा बाइंडिंग टेस्ट। अब जनरली इसमें होता क्या है कि ना ये डन होता है ड्यू टू द फ्लो साइटोमेट्री, डन बाय फ्लो साइटोमेट्री। अब ये कंफर्मेशन टेस्ट है, कंफर्मेशन टेस्ट फॉर हेरेडिटरी स्पिरोसाइटोसिस। अब आते हैं इसकी ट्रीटमेंट की ओर। जनरली इसमें ट्रीटमेंट में अगर बात करें तो ट्रीटमेंट में हमें करना पड़ेगा स्पिलेक्टोमी। तो जनरली इसमें केस होता है कि ना जो स्पिन की वजह से जो मतलब एक्स्ट्रा मेडुलरी हिमेटोपोइसिस हो रहा होता है, तो स्पिन की वजह से होता है, तो स्पिन रिमूव कर देंगे तो जो इसकी सिम्टम है वो नहीं दिखेंगे, पर ना जो हेरेडिटरी स्पिरोसाइटोसिस है वो तो रहेगा। तो इसका एक ही ट्रीटमेंट है स्पिलेक्टोमी, स्पिन को रिमूव करना है। तो स्पिन रिमूव करने के बाद हमको मिलेंगे हॉवेल जॉली बॉडीज, इसमें मिलेंगे एक MCQ क्वेश्चन हो सकता है, इसको नोट करें। तो इस हिसाब से हमने हेरेडिटरी स्पिरोसाइटोसिस खत्म कर दिया। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे G6PD डेफिशिएंसी, और ये मैंने नोट्स में हर्षमोहन के बेसिस पे बनाया है। तो थैंक यू।